हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका संकल्प के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम आज एक बार फिर से संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए, स्पेशली 12th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए उनका पहला चैप्टर लेकर आई हूँ। बहुत बच्चों का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैम आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती हैं, तो आज मैं उन्हीं के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बायोलॉजी का पहला टॉपिक जो है, आपका पहला अध्याय जो है बच्चों आप लोगों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपका जो बच्चों पहला अध्याय है क्लास 12 के सिलेबस के लिए, उसमें है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करना। तो जब भी बच्चों हम जनन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनन होता क्या है, क्या होता है जनन। तो आपको बच्चों अगर जानना है कि जनन क्या होता है, तो आप बच्चों ये बात जानते होंगे कि हर बच्चे को ये चीज तो समझ में आती होगी कि एक बच्चे से ढेर सारे बच्चे बनते गए, एक बच्चे से ढेर सारे बच्चे बनते गए। इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि हर जीव अपने लाइफ में, अपने जीवन में जनन करके अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए जनन में हम देखते हैं कि जनन एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का जनरेशन बढ़ाना, अपनी संख्या में वृद्धि करना कहलाता है जनन। जो जनन होता है बच्चों, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि सभी जीव अपने समान ही एक नए जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो जनन की बात करें बच्चों तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, अगर ये इसकी हम बात करें बच्चों, तो ऐसे जनन, ऐसा जनन जिसमें कोई भी जीव लैंगिक अंगों का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाता है, उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसमें किसी भी लैंगिक अंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कहीं पर भी लैंगिक अंग भाग नहीं लेते जनन करने में, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कोई पौधा है बच्चों, कोई पौधा है, इसमें मान लो कोई जनन अंग है और इस जनन अंग के बिना ही इस पौधे की पत्ती कट गई और इसी पत्ती से कोई नया पौधा फिर से उग आया, इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि हम बात करें बच्चों ईस्ट की, तो ये है ईस्ट, इसने अपने शरीर में एक छोटा सा ग्रोथ किया, छोटा सा अंग टाइप का, छोटा सा बड टाइप का बनाया, ठीक है, जिसे हम मुकुलन विधि द्वारा जनन भी कहते हैं। और ये जो मुकुलन विधि द्वारा जनन है, ये कहीं ना कहीं कट के अलग हुआ यहाँ से और यही एक नया ईस्ट का निर्माण कर लिया। ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है बच्चों। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों कि पुष्पीय पादपों में, अगर हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो लैंगिक जनन में हमको सबसे पहले जानना होगा कि पुष्पों में, जो पुष्प हैं उसमें लैंगिक अंग कौन कौन से होंगे, लैंगिक अंग कौन कौन से होंगे। इसके लिए बच्चों हमको सबसे पहले पढ़ना होगा पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि पुष्प की संरचना में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पुष्प की संरचना हम शुरू करते हैं। अगर हम बच्चों पुष्प की संरचना देखें, तो पुष्पों की संरचना में
सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प में कौन से ऐसे अंग हैं जो पुष्प के लिए जरूरी हैं और कौन से ऐसे अंग हैं जो पुष्प में नहीं भी पाए जाएंगे तो भी पुष्प का काम चलता रहेगा। पुष्प का काम चलने का मतलब है कि एक पुष्प से नए पुष्प का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों, जो पुष्प होता है उसमें दो चक्र पाए जाते हैं। एक होता है सहायक चक्र और दूसरा होता है आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र। बच्चों, जो सहायक चक्र होता है उसी को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं वर्धी चक्र। और जो आवश्यक चक्र होता है बच्चों उसको हम नाम देते हैं जनन चक्र। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सहायक चक्र वो चक्र होंगे जो एक पौधों से दूसरे पौधों के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ सहायता प्रदान करते होंगे। और आवश्यक चक्र वो चक्र होंगे जिसके कारण, जिसकी अनुपस्थिति के कारण लैंगिक जनन का की संभावना ही नहीं हो सकती है। यानी कि पुष्पों के वे अंग जो लैंगिक अंग होंगे, जनन अंग होंगे, वो होंगे आवश्यक चक्र। और पुष्प के वो अंग जो जनन अंग नहीं होंगे वो होंगे वर्धी चक्र या सहायक चक्र। तो चलिए हम लोग पुष्प की संरचना बनाते हैं। मीन्स हम फ्लावर को यहाँ बनाते हैं। तो हम यहाँ फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो पुष्प है इसमें कौन कौन सी संरचना होती है, इसमें क्या क्या नाम होते हैं इसके, ये सब आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है बच्चों। कुछ इसी तरह का पुष्प। पुष्प की संरचना की बात करें बच्चों तो पुष्प कुछ ऐसे होते हैं। इसमें देखिए हमने कई तरह के स्ट्रक्चर इसमें हमने ड्रॉ किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो हमने बनाया है पुष्प की संरचना, ये जो हमने फ्लावर बनाया है, इसमें कौन-कौन से अंग हैं, कौन-कौन से बेसिकली अंग इसमें हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने अभी बताया कि अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें तो पुष्प में दो ऐसे अंग होंगे, एक होंगे सहायक और दूसरे होंगे आवश्यक। तो अगर हम सहायक चक्र की बात करें कि इस पुष्प में सहायक चक्र कौन-कौन से हैं, तो बच्चों इस पुष्प में जो सहायक चक्र होते हैं वो सबसे पहले है ये बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज। और दूसरा सहायक चक्र में आएगा बच्चों ये, जिसको हम कहते हैं दल पुंज। फिर हम बात करते हैं ये जो है ये क्या है, जो पुष्प की डंडी होती है, जैसे गुलाब आप किसी को देते हैं तो डंडी पकड़ के देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, तो इसको हम कहते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। दूसरा, ये जिस पे पुष्प ये लगे हुए हैं, ये जो फूला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। जैसे आपके घर कोई आ रहा है, आप उसको बैठने के लिए आसन देते हो, ठीक इसी तरह जिस पे पुष्प रखे रहते हैं, जिस पे पुष्प बैठे रहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं पुष्पासन। जिस पुष्पासन के नीचे जो ये डंडी होती है उसको हम कहते हैं पुष्प वृंत। इसके बाद ये जो हरा कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, हरा रंग का, हरा रंग की, हरे रंग की संरचना जो है उसको हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। फिर ये जो लाल रंग की संरचना ऊपर मैं बनाई हूँ, एक तरह से ये गुड़हल का फूल आप लोग देखे होंगे, तो ये जो मैंने लाल रंग का बनाया है वो है दल पुंज।
तो बच्चों ये जो पुष्पासन है, पुष्पवृंत है, बाह्यदल पुंज है, दल पुंज है, इनमें से कोई भी नर और मादा जननांग की तरह कार्य नहीं कर रहा है, ना ही कोई नर जननांग है, ना ही कोई मादा जननांग है। यानी कि इसमें जितनी भी संरचना है वो सब संरचना कौन सी संरचना है? सहायक संरचना है। यानी ये सब मिलके पुष्प के जनन में सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन जनन नहीं करेंगे। पुष्प के लिए आवश्यक चक्र कौन कौन से हो सकते हैं? पुष्प में अगर हम आवश्यक चक्र की बात करें, ऐसे चक्र जिनके बिना पुष्पों में जनन संभव ही नहीं है, उनकी अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें दो चक्र होते हैं। एक होता है नर जननांग, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों पुमंग, और दूसरा होता है मादा जननांग, जिसको हम नाम देते हैं जायांग। तो देख लो बच्चों, जो नर जननांग है, आप यहाँ से अब देख सकते हो, जो नर जननांग है और मादा जननांग है, ये दोनों जनन अंग है पुष्पों के लिए, और ये दोनों ही आवश्यक चक्र होते हैं किसी भी पुष्पों में। यानी नर जननांग और मादा जननांग ही वो जनन अंग है जिसके द्वारा पुष्पों में लैंगिक जनन संभव हो सकता है। तो आपको अगर बच्चों पुष्पों की संरचना आए तो आप ऐसे पुष्प को ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे इसमें कि पुष्पों में दो चक्र पाए जाते हैं, एक होता है सहायक चक्र, दूसरा होता है आवश्यक चक्र। जो सहायक चक्र होता है बच्चों, वो जनन में भाग नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ जनन में सहायता प्रदान करता है। दूसरा जो आवश्यक चक्र होता है वो पुष्पों का जनन अंग होता है, जैसे नर जननांग जिसको हम पुमंग कहते हैं, और मादा जननांग जिसको हम जायांग कहते हैं। ये दोनों मिलके ही पुष्पों का आवश्यक चक्र बनाते हैं। अगर ये दोनों की उपस्थिति हुई, अगर हम नर या मादा जननांग में से किसी भी एक को हटा दें तो पुष्पों में जनन संभव नहीं है। कौन सा जनन संभव नहीं है? लैंगिक जनन। क्योंकि अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि लैंगिक जनन वो जनन अंग है, वो जनन है जिसमें लैंगिक जनन जिसमें लैंगिक अंगों का होना आवश्यक होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं हर इसमें जितनी भी संरचना है उसके इकाई की। जैसे ये जो बाह्यदल पुंज है, इसमें बाह्यदल पुंज ये एक, ये दो, ये सब मिला के बच्चों जो हैं उनको हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। यानी कि बाह्यदल पुंज की जो इकाई होगी, यानी अभी हम बात कर रहे थे सहायक चक्र की। अगर हम सहायक चक्र की बात करें बच्चों, तो सहायक चक्र में हमने कौन कौन सा देखा? अभी सहायक चक्र में सबसे पहले हमने देखा पुष्पवृंत, यानी पुष्प की डंडी। पुष्पवृंत के आधार पे बच्चों पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सवृंत, एक होते हैं अवृंत। सवृंत मतलब होता है ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पवृंत उपस्थित हो, जिसमें पुष्पवृंत उपस्थित हो, ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पवृंत उपस्थित होंगे, ऐसे पुष्प को हम कहेंगे सवृंत पुष्प। दूसरा, ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पवृंत अनुपस्थित होंगे, ऐसे पुष्प को हम कहेंगे अवृंत। तो पहला आपको सहायक चक्र में समझ में आया पुष्पवृंत। दूसरा क्या है? पुष्पासन। तो पुष्पासन का क्या कार्य है? पुष्पासन पुष्प का वो अंग है जिसपे पुष्प के सभी भाग जुड़े हुए होते हैं। पुष्प के सभी भाग इसी पर स्थित होते हैं। कहाँ पर? पुष्पासन पे। तीसरा बच्चों जो सहायक चक्र में है हमने देखा, वो है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज की बात करें बच्चों, तो बाह्यदल पुंज की जो इकाई होती है, बाह्यदल पुंज की इकाई को हम कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल पुंज की इकाई को हम कहते हैं बाह्यदल। अब ये जो बाह्यदल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं।
अगर ये जो बादल है बच्चों वो हरे रंग के हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जो भी हरा रंग होता है उसमें कहीं न कहीं क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। इसीलिए जो बादल पुंज है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। बादल पुंज के बाद जो चौथा है जो सहायक चक्र में आता है, वो है दल पुंज, जिसकी इकाई होती है बच्चों दल। अब ये जो दल पुंज है वो हरे रंग का ना होके कोई अदर रंग का होता है, जैसे कि अगर अलग से रंग का, जैसे हम गुड़हल की बात करें तो गुड़हल हमें लाल रंग का दिखता है। जो एक बात बताओ, क्यों ऐसा क्यों है कि जो दल पुंज है वो रंगीन ही होना चाहिए, रंग बिरंगे ही होने चाहिए? कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो बच्चों हम बताएं, अगर हम इसके बारे में बताएं आपको, तो दल पुंज जो होता है वो रंगीन इसलिए भी होता है ताकि जो कीट हैं, जो चिड़िया हैं, वो सब इन पुष्पों को देख के आकर्षित हों। और पुष्प सिर्फ चिड़िया और कीटों को क्या, आप भी पुष्पों को देख के, पुष्प को देख के क्यों आकर्षित होते हो? क्योंकि वो रंग बिरंगे होते हैं, आपको सुंदर लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए आप उसको देख के आकर्षित आकर्षित होते हो। प्रकृति में जो भी चीज बनी है बच्चों, वो अननेसेसरी कोई चीज नहीं बनाई गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं है और भगवान ने उस चीज को बना दिया है या प्रकृति ने उस चीज को बना दी है। अगर प्रकृति ने पुष्पों को रंगीन बनाया है तो उसका कहीं ना कहीं है, उसका कहीं ना कहीं इस चीज में आवश्यकता है कि जो कीट हैं, जो पतंगे हैं, जो चिड़िया हैं, उनसे आकर्षित हो और उन पर जाकर बैठें। और उन पर अगर वो जाके बैठेंगी तो कहीं ना कहीं पुष्पों से वो पराग कण को लेंगी और पराग कण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ले जाएंगी, जिसके कारण जनन संभव हो पाएगा। इसीलिए पुष्पों को आकर्षित करने के लिए, परागण को कराने के लिए पुष्पों का जो दल दल पुंज होता है वो रंगीन कलर का होता है, रंगीन होता है। ठीक है, इसीलिए रंगीन होता है ताकि ये कीटों को आकर्षित कर सके, कीटों के आकर्षण का केंद्र होता है। तो बच्चों ये बात हो गई सहायक चक्र की। अब दूसरा हम बात करते हैं आवश्यक चक्र की। तो अगर हम आवश्यक चक्र की बात करें तो आवश्यक चक्र में अभी हमने बताया बच्चों कि आवश्यक चक्र में दो अंग का होना जरूरी है, क्योंकि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों का होना जरूरी है, एक नर और एक मादा। ठीक है, जैसे कि बिना नर और मादा के युग्मक का निर्माण नहीं हो सकता है, नए जीवों का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह पुष्पों में भी अगर लैंगिक जनन कराना है तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग का होना जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए इसको हम पुष्पों का आवश्यक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके बिना बच्चों लैंगिक जनन संभव ही नहीं है। अगर पुष्पों के नर जननांग की बात करें हम, तो अभी हमने बताया कि पुष्प में जो नर जननांग होते हैं या नर जनन अंग होते हैं बच्चों, उसका नाम होता है पुमंग। अब ये जो पुमंग है, इसके हम इकाई की बात करें तो पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। ठीक इसी तरह हम स्त्री मादा जननांग की बात करें तो मादा जननांग जो होता है उसको हम कहते हैं जायांग, और जायांग की इकाई होती है स्त्री केसर या अंडम। अब बच्चों ये जो पुंकेसर है या स्त्री केसर है, इसमें हम देख लें तो ये देखो पुष्प की जो हम संरचना बनाए थे यही है, ये है हमारा पुमंग जो नर जननांग है, ये है हमारा मादा जननांग या जायांग। अब ये जो पुमंग है उसकी हम इकाई की बात करें तो इसकी इकाई अभी हमने लिखवाया कि पुमंग की इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर, स्त्री केसर को, और मादा जननांग की इकाई को हम कहते हैं स्त्री केसर या अंडम। तो अब हम बच्चों जो दोनों नर जननांग या मादा जननांग है एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो अगर हम नर जननांग की बात करें, अगर हम बच्चों नर जननांग की बात करें तो नर जननांग अभी हम देखें कुछ इस प्रकार था, कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि ये जो नर जननांग है ये है पुमंग, इसमें दो भाग होते हैं,
एक होता है परागकोश और दूसरा होता है कुतंतु। और इस एक को हम कहते हैं, जो ये एक है, जो पुमंग की इकाई है, उसको हम कह रहे हैं पुंकेसर। और ये जब ढेर सारे पुंकेसर ऐसे मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पुमंग। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश के अंदर बनेगा क्या? अगर हम इस पराग कोश को काट दें, तो इस पराग कोश को हम काट करके देखेंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा। द्विकोष्ठीय होता है ये, और इसमें 4 बीजाणुधानी होती है। मतलब हम 20 से इसमें इमेजिनरी लाइन खींचे, इमेजिन करने के लिए लाइन खींचे, तो इसमें कितने कोष्ठ हैं? 2 कोष्ठ हैं, तो ये द्विकोष्ठीय होता है। और कितनी बीजाणुधानी, कितनी लघु बीजाणुधानी इसमें पाई जा सकती है? तो इसमें 4 लघु बीजाणुधानी पाई जा सकती है। तो ये होता है परागकोश। परागकोश को हम काट करके देखें तो इसमें द्विकोष्ठ पाए जाते हैं। ये द्विकोष्ठ संरचना है। द्विकोष्ठीय संरचना है ये। और एक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानी, अगर हम एक कोष्ठ की बात करें तो इसमें 2 लघु बीजाणुधानी होती है। यानी टोटल कितनी लघु बीजाणुधानी? तो टोटल 4 लघु बीजाणुधानी। ठीक है। यानी कि पराग कोश के अंदर हम देखें तो 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है और 2 कोष्ठीय संरचना ये होती है। सारे द्विबीजपत्री पौधे में ये ऐसी ही होती है। अब हम बच्चों आगे बात करें, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने पराग कोश के बारे में बताया है। अब हम जायांग की बात करें या स्त्री केसर की बात करें बच्चों, तो जायांग में देखो 3 चीज पाया जाता है। इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको हम कहते हैं वर्तिका, और इसको हम कहते हैं अंडाशय। ठीक इसी तरह इस पूरे को मिला के हम कहते हैं अंडप। यानी जायांग की इकाई क्या है? जायांग की इकाई अंडप है। ठीक है। अब हमने बात कर ली नर जननांग की और मादा जननांग की। तो ये पूरा हुआ आपका पुष्प की संरचना, जिसमें आपने देखा कि क्या क्या है। अब देखो इसमें हम देख सकते हैं आसानी से, ये है आपका वर्तिकाग्र, ये है आपका वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये है अंडाशय। फिर इसकी हम बात करें नर जननांग की, तो ये है परागकोश, और ये है तंतु। तो बच्चों ये है आपका पूरा एक कंप्लीट पुष्प की संरचना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे नर जननांग के बारे में, कि परागकोश जो है उसमें कितनी बीजाणुधानी पाई जाती है, परागकोश की संरचना कैसी है, उसमें कितने स्तर पाए जाते हैं। तब तक इतना आप पढ़िए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।